प्यारे छात्रों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आपको इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट पढ़ाने जा रहे हैं। एसी करंट कैसे उत्पन्न होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ हम मानते हैं कि दो मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ यहाँ पे रखा हुआ है। इस दोनों पोल के कारण यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। मान लेते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में ABCD एक कॉइल रखा हुआ है और इस कॉइल में फेरों की संख्या N है। यदि किसी समय T पर यह जो आर्मेचर है इसका जो इकाई सदिश N इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। यदि हम इस आर्मेचर को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसके अक्ष के परितः ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें, एट ए पार्टिकुलर टाइम t the angle rotated by this armature, this loop, can be given as theta is equal to omega t. And at that time, flux linked with this armature phi is equal to B dot A. Where B is magnetic field and A is area of this loop. You know that if the angle is at theta, then magnetic field B into A be a cos theta, यहाँ फ्लक्स किसी भी समय, चूंकि ये आर्मेचर रोटेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ दिस आर्मेचर इज चेंजेस, और चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इसको क्रॉस करती हैं वो भी चेंज होंगी, और परिणाम स्वरूप फ्लक्स इससे जो पास होगा वो फ्लक्स भी चेंज होगा। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इससे पास होने वाला फ्लक्स का मान वेरिएबल होगा, and that flux can be given by this equation phi is equal to B A cos omega t. यहाँ ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है और t किसी भी पार्टिकुलर टाइम t पर ये फ्लक्स है। यदि लूप में फेरों की संख्या n है तो phi is equal to N B A cos omega t होगा। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग with respect to t,
we find d phi upon dt is equal to n b a cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। यदि इस माइनस को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें देन डी फाई अपॉन डी टी इजकल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, this d phi by dt is induced EMF across the two ends of this loop, and this EMF is called alternating potential, that is E is equal to mod of E is equal to n b a ओमेगा साइन ओमेगा t। यहां आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फील्ड b, एरिया ऑफ द लूप a, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द rotation of that loop is constant, then whole of this value will becomes constant, and hence it can be written as E0 sin omega t, where E0 is equal to n a omega n a b ओमेगा। यहाँ जो हमारा ये E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t है, ये E इंड्यूस्ड EMF इन दिस कॉइल। इस कॉइल में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसी को हम प्रेरित विभवांतर भी कहते हैं, ये E0 इज ए फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा t। यानी यदि टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंट टाइम पर E की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, इस इक्वेशन में यदि t 0 रख दें, यानी कि इनिशियली व्हेन द रोटेशन स्टार्ट, देन E becomes 0। यानी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इनिशियली 0 है। अब हम इस कुंडली को 1/4 रोटेट कर दें, यानी कि इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन t है, तो स्मॉल t बाई 4 टाइम में ये 1/4 रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो एट 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड हियर t is equal to t by 4, then this EMF induced in this inductor, in this loop
is becomes E0, maximum value. अगेन यदि टाइम t की वैल्यू t/2 लें, यानी कि इस कॉइल को हाफ रोटेट करें, यानी t = t/2, then again this induced EMF becomes 0. If t = 3t/4, यानी 3/4 रोटेट करें इस लूप को, इस मैग्नेटिक फील्ड में 3/4 रोटेट करें, एक रोटेशन का 3/4 भाग रोटेट कर दें, यहां वैल्यू t का मान 3t/4 रखें, देन E becomes -E0. अगेन यदि हम एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं t = t, then this induced EMF becomes 0. यदि इन वैल्यूज को, जो इंड्यूस्ड EMF उस कुंडली में प्रेरित हो रहा है, उसके मान को समय के सापेक्ष यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पर टाइम t को लें, वाई एक्सिस पर इंड्यूस्ड EMF E की वैल्यू लें, इफ दिस इज E0, दिस इज -E0, यहाँ पर टाइम 0, यहाँ पे टाइम t/4, यहाँ पर टाइम t/2, यहाँ पर टाइम 3t/4 और यहाँ पर टाइम t लें, और इस गिवन वैल्यू जो हमें t के डिफरेंट टाइम पर जो E मिल रहा है, इसे यदि हम यहाँ पर प्लॉट करें, इस तरह का हमें ग्राफ आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे यहाँ पर E0 है, यहाँ पर E0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है. अगेन दिस इंड्यूस्ड EMF E becomes 0, and after that the direction of this E0 will change, reverse, और डायरेक्शन यहाँ से रिवर्स करने के बाद इसकी वैल्यू अगेन इंक्रीज कर रही है और 3t/4 पर फिर ये मैक्सिमम हो जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, एंड अगेन दिस डिक्रीजेज एंड एट t becomes 0. यानी अपने कॉइल को एक कंप्लीट रोटेशन यदि हम देते हैं तो हम देखते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू
ईएमएफ की वैल्यू 2 बार 0 हो जा रही है और 2 बार अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रही है, लेकिन दोनों मैक्सिमम वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अटेंड हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इस ग्राफ से हमें ये बिल्कुल स्पष्ट है, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ रोटेट करते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण ऐसा विद्युत वाहक बल, ऐसा विभवांतर हमें प्राप्त होता है जिसका परिमाण समय के साथ और दिशा ये दोनों चेंज हो रहे हैं। परिमाण और दिशा दोनों चेंज हो रहे हैं। इसकी वैल्यू मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर 0, इस तरह ये रिपीट कर रहा है। इस तरह के पोटेंशियल को हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। और यदि इस पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है उसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर दें तो हमें जो करंट मिलेगा यहाँ E/R इक्वल टू E0/R साइन ओमेगा t। This potential upon resistance gives the current is I0 sin omega t। इस तरह फैराडे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा जो प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस प्रेरित वैद्युत धारा की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं और एक रोटेशन में इसका मान रिपीट करता रहता है। दिस टाइप ऑफ करंट एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। अब यहाँ जो दूसरी चीज आपको जाननी है, जो हमारे पास यहाँ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, या अल्टरनेटिंग करंट है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। इन दोनों में ये जो E है या I है, ये इंस्टेंटेनियस तत्कालिक पोटेंशियल या तत्कालिक करंट ये कहलाते हैं, जबकि E0 इज मैक्सिमम वैल्यूज created or induced in this coil। इस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आपको उस कॉइल में, जिसका नंबर ऑफ टर्न, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, इस E0 से ज़्यादा पोटेंशियल उसमें डेवलप नहीं होगा। इसलिए इस E0 को हम पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ द AC भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड वोल्टेज ऑफ द AC। उसी तरह ये I0 मैक्सिमम वैल्यू है करंट का, एंड दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू, एंड also that is known as
एम्पलीट्यूड ऑफ द एसी करंट। तो इस तरह अल्टरनेटिंग पोटेंशियल और अल्टरनेटिंग करंट में एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये पोटेंशियल और करंट उसी मैक्सिमम वैल्यू के दोनों ओर परिवर्तित होते रहते हैं। अब आइए हम दूसरे इसके उस पॉइंट पर बात करें कि यदि ये हमारा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है that can vary like this and we want to measure this current for a complete cycle। इसको हम मेजर करना चाहते हैं। यदि हम इसको मेजर करें तो आप यहां ग्राफिकली समझ सकते हैं कि आधा साइकिल ये पॉजिटिव है, आधा साइकिल निगेटिव है। यदि दोनों का सम करें तो कंप्लीट साइकिल के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी मैथमेटिकली समझ सकते हैं, I = I0 sin ओमेगा t। If we want to find the average value of this alternating current for a complete cycle, I average, then we can integrate 0 to t I0 sin omega t dt, and that is upon whole time 0 to t dt। यहाँ I एवरेज I0 ये इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट टाइम t देगा 0 to t sin ओमेगा t dt। आप यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं देन 0 to t sin ओमेगा t dt ये आपका 0 होता है। तो I एवरेज becomes 0। इसका मतलब क्या है? किसी भी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा हो, उस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू यदि हम मेजर करें ऐसे डिवाइस से जो उसके एवरेज वैल्यू को मेजर करे, देन दैट गिव्स द रिजल्ट 0। रिजल्ट 0 का मतलब क्या हुआ? मीन्स दैट नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जो कि एक गलत है ना। करंट तो ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, लेकिन एवरेज वैल्यू इसकी 0 आ रही है। इससे हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं भी हो रही है तब भी 0 रिजल्ट आएगा। तो दिस एवरेज करंट हैज नो मीनिंग, इसलिए हम ऐसे सर्किट का एवरेज करंट मेजर ही नहीं करते हैं। इसके लिए हम एक कंसेप्ट लेते हैं जिसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम किसी भी एसी करंट के या एसी वोल्टेज के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ही मेजर करते हैं। IRMS का मेजर करते हैं या VRMS मेजर करते हैं। ये IRMS और VRMS इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है, यानी जो भी डिवाइसेस हैं जो VRMS
IRMS मेजर करती हैं वो इस करंट के हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली उसके जो पीक वैल्यू है उसके कुछ नज़दीक होता है, जबकि ये भी पीक वैल्यू मेजर नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको IRMS और VRMS का कंसेप्ट आपको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।